हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी का त्यौहार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरा होगा और इस कोरोना काल में आप सभी के घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया थी वो C3 चक्र, जिसको केल्विन चक्र भी कहते हैं, उसके अंतर्गत पढ़ा था, जिसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अपन। जो RUMP है 5 कार्बन कंपाउंड है, ये यहाँ से फॉर्मेशन करता है RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का। ये कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत भाग लेता है, जहाँ रुबिस्को एंजाइम काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐड की जाती है और 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जो कि तुरंत फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ इसका दोबारा फॉस्फोराइलेशन होता है, 12 ATP यूज़ होते हैं और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ इसका डिहाइड्रोजिनेशन और अपचयन होता है, जहाँ 12 NADPH2 जो कि प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान अपने को टोटल 6 और 12 18 ATP और 12 NADPH2 मिलते हैं, जो कि 6 साइकिल के फलस्वरूप अपने को प्राप्त होते हैं। तो उसके फॉर्मेशन से यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब इन 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल जो हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, वो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आगे जाकर के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन करता है स्टार्च का, जो कि एंड प्रोडक्ट या जिसे हम कह सकते हैं कि स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रूप में प्लांट्स में अवेलेबल होता है। अब जो बचे हुए 3PGL के 10 मॉलिक्यूल हैं, ये 10 मॉलिक्यूल विभिन्न मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हुए वापस RUMP के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस है, जिसके बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो जो आज अपना टॉपिक है वो है RUMP की पुनः उत्पत्ति, ताकि C3 साइकिल का एक दूसरा चक्र अवेलेबल या स्टार्ट होने के लिए RUMP उपलब्ध रहते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने इन 10 मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से बांट दिया है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ लिखे गए हैं, 2 यहाँ लिखे गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल मिलाकर के 2 और 2 4, 4 8 और 2 10 मॉलिक्यूल हो रहे हैं। अब अपन अगर यहाँ देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले, यानी कि अगर इनको रिएक्शंस को अपन नंबर दे दें तो उसके बाद में अपन केवल इसी की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो 3PGAL है, यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ 3PGAL। 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू और यहाँ एंजाइम जो यूज़ आता है वो आता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। इनके एब्रेशंस जो हैं, यानी कि इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको एक अलग जगह लिखी हुई मिल जाएगी, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में चारों मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटते हैं। अब यहाँ इन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को मैं कुछ इस तरह से दर्शा देता हूँ। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 2 जगह मैंने लिख दिए हैं। यहाँ ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल। तो ये जो 4 मॉलिक्यूल हैं एक्चुअल में 3PGL के, वो 4 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब इनमें से 2 मॉलिक्यूल यहाँ इसके और 2 मॉलिक्यूल 3PGL के, ये वाले 2 मॉलिक्यूल ये यहाँ एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया इधर। और यहाँ जो एंजाइम काम में आता है वो आता है एल्डोलेज। एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। ये जो एल्डोलेज एंजाइम है, इसकी प्रोसेस के अंतर्गत ये संघनित होते हैं और संघनित होकर के एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। अब आप यहाँ देखेंगे 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन इधर से आगे, यानी कि ये 6 कार्बन कंपाउंड बनता है और इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं, जिसका नाम होता है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट है, यहाँ ये फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है और इसमें से एक फॉस्फोरिक एसिड यहाँ से रिमूव कर दिया
जाता है, यानी कि जल की उपस्थिति में प्रोसेस होती है। H3PO4 के रूप में एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव होता है। एंजाइम जो आता है यहाँ काम में वो आता है फॉस्फेटेज। एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ से फॉस्फेट रिमूव होता है, तो जो उत्पाद बनता है वो बनता है F6P, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ भी कितने मॉलिक्यूल है? 2। अब इसके बाद में यहाँ अपन वापस ऊपर चलते हैं तो 3PGL के कितने मॉलिक्यूल काम में आ चुके हैं? 4 और 2 6 तो काम में आ चुके हैं, बच रहे 4 हैं। अब इन 4 में से ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं, ये अब यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से शो कर देता हूँ, इस रिएक्शन को। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल किसके? 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल? 3 कार्बन इंटू 2 मॉलिक्यूल, ये यहाँ आकर के रिएक्शन करते हैं। और यहाँ जो एंजाइम भाग लेता है वो लेता है ट्रांसकीटोलेज। एंजाइम काम में आता है कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। कितने उत्पाद प्राप्त होते हैं? 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक आपका बनता है 5 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम होता है X5P, यानी कि ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। 5 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। और इसी तरह से यहाँ E4P, यानी कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, जो कि कितने? 2 मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कार्बन इधर और 3 दूनी 6 कार्बन इधर, टोटल 18 कार्बन है। तो 10 कार्बन इधर हो गए और 8 कार्बन इधर हो गए। तो इस तरह से यहाँ अगर अपन देखें तो अभी टोटल 8 PGL के अणु यहाँ पर काम में आ चुके हैं, जहाँ एंड प्रोडक्ट अपने को इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के रूप में यहाँ पर अपने को मिल गए हैं। अब इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 4 जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बचे थे, उनमें से 2 ने तो ये आगे प्रक्रिया में भाग ले लिया, लेकिन 2 अभी भी बचे हुए हैं। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल यहाँ बचे हुए हैं, इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ये दोनों मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ एंजाइम काम में आता है ट्रांसएल्डोलेज। एंजाइम काम में आता है ट्रांसएल्डोलेज। संघनन की प्रक्रिया होती है ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ अब आप देखेंगे 4 दूनी 8 कार्बन इधर, 3 दूनी 6 कार्बन इधर, यानी कि 14 कार्बन हो गए। तो यहाँ 7 कार्बन कंपाउंड वाले 2 अणु निर्मित होते हैं, जिसका नाम होता है सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाईफॉस्फेट। तो ये एक स्पेसिफिक है जो कि सीडोहेप्टुलोज जो कि 7 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ एक फॉर्मेशन होता है इसका। अब यहाँ भी वही प्रोसेस है, यहाँ इसका फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है, और यहाँ से H3PO4 के रूप में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होता है और उत्पाद बनता है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, 7 कार्बन कंपाउंड और कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, इधर ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, और अभी भी 3PGL के कितने मॉलिक्यूल बचे हुए हैं? 2 मॉलिक्यूल यहाँ बचे हुए हैं। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, अब ये दोनों यहाँ पर भाग लेते हैं अभिक्रिया में। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और 3PGAL के ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ आकर के एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम होता है ट्रांसकीटोलेज। एंजाइम का क्या नाम है? ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ ये 2 उत्पाद निर्मित होते हैं, और वो दोनों उत्पाद जो हैं उनमें से एक का नाम होता है आपके ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है, और इसी तरह से एक बनता है राइबोस 5 फॉस्फेट जिसके भी 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10 कार्बन इधर, 5 दूनी 10 कार्बन इधर, यानी कि टोटल 20 कार्बन। तो आप यहाँ हिसाब लगा सकते हैं, 7 दूनी 14 कार्बन यहाँ थे और 3 दूनी 6 कार्बन इधर थे। तो 14 और 6 कार्बन कितने हो गए? 20 कार्बन। तो 5-5 कार्बन के राइबोस 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स का यहाँ क्या कर दिया जाता है? फॉर्मेशन कर दिया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट टोटल मिला करके मैं यहाँ लिख देता हूँ ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट
5 कार्बन कंपाउंड और 2 मॉलिक्यूल ये, 2 मॉलिक्यूल ये, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4 मॉलिक्यूल। अब ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके 4 मॉलिक्यूल। राइबोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या होता है कि ये अगर अपन देखें यहाँ, तो मैं एक दूसरा एक यहाँ से रेड कलर यूज़ में ले रहा हूँ ताकि एक डिफ्रेंशिएशन हो जाए। यहाँ आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि समावयवीकरण की प्रक्रिया होती है, जहाँ एंजाइम भाग लेता है फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम भाग लेता है? फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज। फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम जब यहाँ से भाग लेता है तो इसके RUMP के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मॉलिक्यूल। अब ये फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज की प्रेजेंस में राइबोज 5 फॉस्फेट अपने समावयवी राइबुलोज मोनोफॉस्फेट कह दो या राइबुलोज 5 फॉस्फेट कह दो, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। तो RUMP के कितने मॉलिक्यूल बन चुके हैं? 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन चुके हैं। अब बात आती है ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स की। ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ ये एक एंजाइम जिसका नाम होता है फॉस्फोपेंटो एपीमरेज, फॉस्फोपेंटो एपीमरेज, फॉस्फोपेंटो एपीमरेज। इसकी प्रेजेंस में ये ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो RUMP का एपीमर है। ये इसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है RUMP में, और RUMP जो है अपने कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? इसके 4 मॉलिक्यूल। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 4 और ये 2 टोटल मिलाकर के कितने मॉलिक्यूल बन चुके हैं? 6 मॉलिक्यूल, जो कि आगे पुनः इसी C3 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर एब्रेशंस मैंने लिखे हैं उनकी यदि अपन बात करें तो जैसे कि शुरुआत से अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ देखेंगे आप कि 3PGL जिसका पूरा नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि यहाँ बना है अपना, इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हो गया। F6P जो बनता है उसका पूरा नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। E4P यानी कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट हो गया। S17P यानी कि सिडोएप्टुलोज 17 डाईफॉस्फेट हो गया। और इसके बाद में यहाँ अगर अपन देखें तो S7P जो बनता है उसका मैंने यहाँ पूरा नाम लिख दिया है सिडोएप्टुलोज 7 फॉस्फेट। और इसके बाद में ज़ैलुलोज X5P का पूरा नाम है ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट। E4P का पूरा नाम है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और यहाँ जो R5P बना है उसका पूरा नाम है राइबोज 5 फॉस्फेट। तो इस प्रकार से ये जो पूरा अपना साइकिल है ये आपको याद करना है। हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, बड़ी क्लासों में ज़रूरी है, कई बार पूछा गया है। हाँ, एक स्पेसिफिक चीज़ ये है कि यहाँ RUMP की पुनः उत्पत्ति के दौरान बनने वाले 7 कार्बन युक्त जो मध्यवर्ती उत्पाद है उसका नाम बताइए, तो ये एग्ज़ाम में कई बार यहाँ पर पूछा गया है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन, जिसको वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। तो हाँ, तो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है वारबर्ग इफेक्ट, जिसको फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, और आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको प्रकाशिक श्वसन। एक्चुअल में प्रकाशिक श्वसन क्या है कि जो लाइट है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, लाइट, उसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में और O2 की सांद्रता, O2 की सांद्रता क्या हो जाए? अधिक, यानी कि मैक्सिमम हो जाए। ऐसी स्थिति में यदि अपन बात करें तो जो प्लांट्स हैं वो O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। तो ये जो घटना है ये कहलाती है प्रकाशिक श्वसन, और इसी को वारबर्ग इफेक्ट या हिंदी में आप यहाँ लिख सकते हैं वारबर्ग घटना या वारबर्ग प्रभाव, इसको कहा जाता है। एक्चुअल में जो C3 चक्र दर्शाने वाले पौधे हैं, यानी कि जो C3 चक्र दर्शाने वाले पौधे हैं, जिनको अपन C3 पादप भी कह सकते हैं, इन C3 पादपों की ये एक मूल समस्या है, यानी कि उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि
फोटोसिंथेसिस या C3 चक्र के दौरान जो है प्रकाशिक अभिक्रिया में ग्लूकोज के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो मूल कार्बोक्सिलिक कारक जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो करता है रूबिस्को, जिसका पूरा नाम आपको पता है RU यानी कि राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज एंजाइम रूबिस्को। और दूसरी बात ये कि सबसे अधिक पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है ये प्रोटीन। तो इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की रेट है यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो या तो बढ़ जाती है या फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसकी दो स्थिति हैं, यानी कि अगर ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है और या फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। तो सपोज कीजिए ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है यानी कि कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है और ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लग जाता है। तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब शो करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक, O2 की सांद्रता कम। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी वो होगी कार्बोक्सिलीकरण। कौन सी प्रक्रिया होगी, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया होगी तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब शो करता है, जब CO2 की कंसंट्रेशन लो हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और साथ में ऐसी स्थिति में ऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजनीकरण या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, चालू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकाशिक श्वसन की दर बढ़ जाती है और प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाती है। यानी कि जब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने की वजह से प्रकाशिक श्वसन की दर बढ़ जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको यदि अपन रिएक्शन के रूप में शो करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं RUBP, यानी कि जो पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही जो पदार्थ है वो और CO2। तो यहाँ एंजाइम आता है रूबिस्को और प्रक्रिया कौन सी हो रही है, कार्बोक्सिलीकरण की। तो यहाँ PGA जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये फॉर्मेशन होता है जिसके लिए एक बार एक चक्र में अगर अपन बात करें तो इसके लगभग 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन युक्त और लगभग 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। कब, जब एक ग्लूकोज का अणु निर्मित करना हो। तो एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण में 6 चक्र इसके कंप्लीट होते हैं। वैसे अपन ने जो उसमें शो किया है उसमें अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ ही कितने लिख दिए हैं, 6। एक होता है तो 2 बनेंगे, तो 6 हो गए तो कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझने की बात है छोटी। अब इसके बाद में अगर अपन दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ एंजाइम ये क्या नाम है, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही पदार्थ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हो गया। अब यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया एंजाइम रूबिस्को, लेकिन रूबिस्को एंजाइम इस बार कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया को नहीं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ ये PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनेगा लेकिन उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, केवल 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। और ऐसी स्थिति में साथ में एक उत्पाद बनता है 2 कार्बन कंपाउंड जो कि होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन कंपाउंड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती जाती है, रिलीज कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि 3 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 5 कार्बन ये हो गए, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या कर दी गई, यहाँ से रिलीज कर दी गई। अब अगर अपन यहाँ देखें तो 3PGA जो बना है या जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है उसका 1 बना, अगर 2 बनते हैं तब तो 6 चक्कर, और यहाँ अगर 1 ही बना है तो इस बार यहाँ पर अपने को कितने चक्कर पूरे करने पड़ेंगे, 12 चक्कर पूरे होंगे, तब जाकर के ग्लूकोज का क्या बनेगा, एक अणु क्या बनेगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज के निर्माण में अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ 12 चक्र पूरे होंगे तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ C3 पादप जो हैं उनमें इसी की वजह से एनर्जी का लॉस होने लग जाता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर क्या नाम दी है, समस्या, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल में फोटो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको जो कंडीशन है वो याद रखनी है कि लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है वो क्या हो जाए, तुलनात्मक कम हो जाए, और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए।
अगर ये 3 स्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो इन तीनों स्थितियों की वजह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जो दर है वो तो हो जाती है कम, और प्रकाश श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करने के बजाय ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लग जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आगे अपन पढ़ेंगे। एक तो होते हैं C4 प्लांट जिनमें C3 चक्र की जगह C4 चक्र पाया जाता है। एक होते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म शो करने वाले कैम प्लांट्स, यानी कि क्रेसुलेशन अम्ल उपापचयी पथ। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के 2 वैकल्पिक पथ हैं। तो C4 जिनमें पाया जाता है उनको C4 पादप कहते हैं। CAM क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो क्रेसुलेसी कुल के जो मांसलोद्भित पादप हैं उनमें एसिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये अलग प्रक्रिया है। तो इन दोनों की अगर अपन बात करें तो इन पौधों में चूंकि यहाँ रुबिस्को एंजाइम काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पर प्रकाश श्वसन की जो प्रक्रिया है या जो वारबर्ग इफेक्ट है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो सीधा सीधा बात ये हुई कि C3 चक्र की या C3 जो पादप हैं उनकी उत्पादकता की तुलना में इन दोनों प्रकार के पादपों की उत्पादकता तुलनात्मक क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखनी है 2 चीज़ें, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। तो यहाँ इन 2 अभिक्रियाओं के थ्रू अपन इस वार्बर इफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो इसके साथ अपना जो ये वीडियो टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे C4 साइकिल और C4 C3 साइकिल में डिफरेंस की, और साथ ही अपन बात करेंगे कैम पाथवे यानी कि जो CAM चक्र है जो कि कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया को या कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का एक वैकल्पिक पता है उसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं C4 साइकिल और C3 साइकिल में अंतर और कैम चक्र के रूप में। थैंक यू।